अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हुसैन लियाकत। और आज के प्रोग्राम में बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करनी है। सबसे पहले चेयरमैन पीसीबी के हवाले से बात करनी है, वो लंदन में क्यों मौजूद हैं, क्या कुछ खबरें आ रही हैं उनके हवाले से। उसके बाद एशिया कप के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं कि बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, और कुछ पाकिस्तान में कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि पीसीबी के बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हम शायद श्रीलंका की जो टेस्ट सीरीज़ है उसका बाइकआउट कर दें। इसके अलावा मिकी ऑर्थर के हवाले से बात करेंगे, जिन्होंने सरफराज अहमद के ऊपर बात की, उनकी मौजूदगी वर्ल्ड कप में होगी नहीं होगी, एक बड़ा बयान आया है। मोहम्मद आमिर ने कुछ वजाहत की है बाबर आजम के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया, और उसके बाद बाबर आजम की कैप्टनसी को लेकर मोहम्मद आमिर ने भी बहुत सारे सवालात उठाए हैं, उसके ऊपर बात होगी। और आईसीसी प्लेइंग कंडीशंस के हवाले से बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी साहब लंदन में मौजूद है। उस दिन भारतीय मीडिया से जब नजम सेठी साहब ने बात की तो उन्होंने कहा जी कि मैंने यहाँ पे लंदन क्रिकेट बोर्ड लंदन में कुछ मुलाकातें करनी हैं, कुछ क्रिकेट के हल्कों में मुलाकातें करनी है, लेकिन कुछ खबरें इस तरह की हैं कि नजम सेठी साहब शायद वहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ से भी साइड लाइन पर मुलाकात करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ आपको पता है कि उनके दोस्त भी हैं और साबिक वज़ीर आज़म भी हैं। उनके दौर में वो चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी बने थे, फिर बाद में इलेक्शन हुआ और वो पीसीबी चेयरमैन बने। लेकिन अभी खबरें ये हैं कि एक रिफ्ट चल रही है नजम सेठी और ज़का अशरफ के दरमियान। और नजम सेठी और ज़का अशरफ की रिफ्ट आपको पता होगा ये 2013-14 में भी चली थी, उसके ऊपर भी तफसीली बात होगी। और कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि शायद इसी वजह से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है नजम सेठी की जानिब से। जब नजम सेठी आए थे तो रमीज़ राजा का एक सख्त मौक़िफ़ था कि हम एशिया कप खेलने नहीं जाएंगे। उसके बाद सेठी साहब ने कहा नहीं, हम तो गवर्नमेंट से पूछेंगे, गवर्नमेंट अगर हमें अलाउ करेगी तो हम चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद नजम सेठी दिन ब दिन बदलते चले जा रहे हैं, कभी एक बात कर रहे हैं, कभी दूसरी बात कर रहे हैं, कभी कोई तीसरी बात कर रहे हैं। और कुछ सोर्सेज हमें ये कह रहे हैं कि नजम सेठी इस वजह से सख्त मौक़िफ़ लेना चाह रहे हैं कि ताकि कल अगर वो अपनी सीट छोड़ दें, उतर जाएं, ज़का अशरफ आ जाएं, तो वो फिर कहें जी कि हमारा तो ये मौक़िफ़ था, हम तो बड़ा लाउड एंड क्लियर कह रहे थे जी कि हम इंडिया के साथ तब जाके खेलेंगे अगर इंडिया पाकिस्तान में आके खेलेगा, या फिर हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान में अप्लाई होगा तो फिर वर्ल्ड कप में और आईसीसी भी अप्लाई होगा। अब थोड़ी सी ये जो रिफ्ट चल रही है इसका आपको बताता चलूँ कि पीडीएम की गवर्नमेंट है, और पीडीएम की गवर्नमेंट में एक तरफ नवाज शरीफ हैं और एक तरफ पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी हैं। आसिफ अली जरदारी ने ज़का अशरफ को 2011 में जब वो पैटर्न इन चीफ थे तो उनको चेयरमैन पीसीबी लगाया था, और उसके बाद जब नवाज शरीफ आए थे तो उनको हटा दिया गया था। और ये जो रिफ्ट है ये अभी भी चल रही है। ज़का अशरफ चाह रहे हैं कि वो वापस आ जाए। ज़का अशरफ 2011 में अपॉइंट हुए थे जब पीसीबी चीफ थे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। उसके बाद 2014 में नवाज शरीफ आए तो इनकी जो तमाम तर कमेटी है, गवर्निंग बॉडी है, उसको तहलील कर दिया गया। और एक बार फिर 11 मेंबर्स की जो मैनेजमेंट कमेटी है, जिसकी अभी भी नजम सेठी साहब 2023 में सरबराह हैं, ये उस वक्त भी एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी, क्योंकि जब भी मामलात तहलील होते हैं तो एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है। नजम सेठी साहब को उसका चार्ज दिया गया और नजम सेठी इसके चेयरमैन थे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जिसके मुताबिक चेयरमैन ज़का अशरफ को वापस बहाल किया गया था और सेठी साहब को वापस घर जाना पड़ा था। ये एक रिफ्ट इनके दरमियान चलती रही और उसके बाद 2017 में सेठी साहब फिर इलेक्ट हुए। और ये जो इनके इलेक्शंस भी होते हैं कोई मतलब उसी तरह के इलेक्शन होते हैं, रजिस्टर्ड क्लब होते हैं, रजिस्टर्ड क्लब फिर आगे बॉडीज़ को जो है वो सेलेक्ट करते हैं, फिर वो जाके पीसीबी चेयरमैन को, वही बात है कि जिसकी गवर्नमेंट होती है उसका जो चेयरमैन है वो इलेक्ट हो जाता है। फिर 2017 में एक दफ़ा फिर नजम सेठी इलेक्ट हुए, और नजम सेठी जब इलेक्ट हुए तो वो साल डेढ़ चेयरमैन भी रहे, बड़े अच्छे अच्छे काम भी किए। पीएसएल के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट्स की, पीएसएल को पाकिस्तान लाया, और उसके बाद पीएसएल के इनको फाउंडर भी कहा जाता है। 2018 में जब इमरान खान इक़्तिदार में आए तो नजम सेठी साहब ने खुद से ही इक़्तिदार से छुट्टी कर ली। उन्होंने कहा जी कि नहीं, अब मेरी गवर्नमेंट नहीं रही, तो वो फिर रिज़ाइन कर गए थे। हालांकि अगर रिज़ाइन ना भी करते तो उसके बाद जो है वो उनको हटा दिया जाता है। 2022 में एक बार फिर उनको चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी बनाया गया, और चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी वो अभी भी हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल दिसंबर में उनको बनाया गया था। मई में हम बात कर रहे हैं और मई आ चुका है, और अभी तक 5 महीनों में वो ये डिसाइड नहीं कर सके कि वो चेयरमैन पीसीबी होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि इसकी यही वजह है कि वो अभी तक एक चपकलस चल रही है, एक पॉलिसी चल रही है। और 2019 का आइन जो है उन्होंने उसको मुअत्तल किया था, जिसके मुताबिक 6 क्रिकेट एसोसिएशंस थी और सीईओ का ओहदा भी मुतारिफ करवाया गया था। चेयरमैन की पावर्स के साथ मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। 2014 के मुताबिक डिपार्टमेंट क्रिकेट थी, और अब देखते हैं कि ये डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहाली हुई है, लेकिन ये कब तक जो है ये बहाली रहेगी। अब एशिया कप की बात करते हैं तो बांग्लादेश और श्रीलंका के हवाले से आपको बताते चलें कि उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बांग्लादेश और श्रीलंका ने कहा कि अगर
बांग्लादेश और श्रीलंका ने कहा कि अगर हम पाकिस्तान अगर 4 मैचेस हैं तो हम खेलने के लिए आ जाएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब देखते हैं कि बांग्लादेश और श्रीलंका पाकिस्तान आते या नहीं। 1-2 दिन में एसीसी का इजलास होने जा रहा है और अब देखते हैं कि इस इजलास में क्या होगा। लेकिन दूसरी जानिब पीसीबी के कुछ साफ़ी ऐसे हैं जो कि इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही है मार्केट में जी कि अगर लेट सपोज पाकिस्तान में नहीं आए श्रीलंका की टीम तो हम टेस्ट खेलने श्रीलंका नहीं जाएंगे। यार इस तरह की बातें मैं समझता हूँ कि हमें जेब नहीं देती। हमें जो है वो थोड़ा सा अकल करनी चाहिए। अब आईसीसी इतना भी जो है हमें लिवरेज नहीं दे सकता कि हम आईसीसी के जो टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हैं वो श्रीलंका जाके नहीं खेलेंगे। कुछ नजम सेठी साहब की अपनी चिड़िया होती थी, कुछ साफियों के कबूतर होते थे, कुछ फाख्ताएं होती थी। ये तमाम तर खबरें जो है वो ट्विटर पे सरगर्म है जी कि हम श्रीलंका नहीं जाएंगे। हालांकि उधर से जो है एक खबर ये आ रही है कि श्रीलंका और बांग्लादेश आ रहे हैं और दूसरी तरफ से हम ये पैगाम दे रहे हैं जी कि नहीं, अगर वो श्रीलंका ना आया तो हम वहाँ पे खेलने नहीं जाएंगे। कुछ इस तरह की बातें हैं और इस तरह की बातें जो है वो क्यों हो रही हैं, इस सारे मामले को डिस्कस करेंगे। फिर मिकी ऑथर के हवाले से खबर आई है। मिकी ऑथर ने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो जो उनके ऑनलाइन कोच हैं, हमारे ऑनलाइन डायरेक्टर हैं, ऑनलाइन कोच इनको कह लें। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी कि हम हैदर अली के हवाले से उन्होंने कहा हैदर अली बेहतर हो रहे हैं। फिर सरफराज की ऊपर जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि सरफराज का अभी तक वर्ल्ड कप का जो रोल है उसको हम वाजे नहीं कर सकते। बेसिकली तो उन्होंने जाना नहीं है, लेकिन ये ऑनलाइन डायरेक्टर जो है वो ऑनलाइन खबरें दे रहे हैं और एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा जी कि हमारी जो टीम है 2023 के वर्ल्ड कप के लिए जाएगी, ये थोड़ी सी बेहतर टीम है, पिछले वर्ल्ड कप से हमारी बेहतर टीम है। इसके अलावा आमिर ने भी एक बयान दिया है। आमिर के बयान के मुताबिक बाबर आजम के हवाले से जो उन्होंने पीएसएल में बयान दिया था जी कि वो उनको जो बॉलिंग करता हूँ वो टेल एंडर समझ के करता हूँ, तो उस पर उन्होंने वजाहत की। उसने कहा जी कि व्यूज़ और चूरन बेचने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया और उन्होंने व्यूज़ कमाए, चूरन कमाए। लेकिन मेरा मतलब ये था कि जब बाबर खेल रहा हो या टेल एंडर खेल रहा हो, मेरा मकसद यही होता है कि मैंने बॉल करवानी है और उसके बाद मैंने विकेट लेनी है और इस वजह से दोनों को बराबर समझता हूँ। आईसीसी प्लेइंग कंडीशंस के हवाले से भी कुछ तब्दीली हुई है, इसके ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। एक तो जो अंपायर का सॉफ्ट सिग्नल था उसको भी तब्दील कर दिया गया। अब अंपायर जो अपनी उंगली फिजा में बुलंद करते थे या फिर हल्का सा सॉफ्ट सिग्नल देते थे वो नहीं करेंगे, सीधा सीधा रिव्यू देंगे और उसके पीछे जो है सॉफ्ट सिग्नल का जो प्रेशर होता था, क्योंकि थर्ड अंपायर जो है वो हमेशा से सॉफ्ट सिग्नल के प्रेशर में रहता था कि सॉफ्ट सिग्नल क्या है और वो उसके मुताबिक फैसला करता था। सॉफ्ट सिग्नल का प्रेशर खत्म कर दिया गया। फिर जो रिस्क टेकिंग एलिमेंट्स हैं, जिस तरह फास्ट बॉलर लगा हुआ है तो फास्ट बॉलर के दौरान जो है बाज बैट्समैन ऐसे होते थे जो हेलमेट नहीं पहनते थे, अब वो उनको हेलमेट पहनना पड़ेगा। फिर विकेट कीपर अगर विकेट के करीब आते हैं उनको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। कोई फील्डर है वो अगर करीब आके फील्डिंग करता है तो उसको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। इसके अलावा जो नो बॉल है उसके ऊपर जब बॉल हिट कर जाती थी विकेट पे तो एक मामला बना हुआ था। अब अगर फ्री हिट पे बॉल विकेट को हिट कर जाती है तो उसमें जो रन लिया जाएगा उसको बाकायदा रन कंसीडर किया जाएगा। इन तमाम तर इशूज़ पे बात करेंगे और इन तमाम तर इशूज़ पे बात करने के लिए जो है वो हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एशिया कप के हवाले से, नजम सेठी के हवाले से कि क्या उनकी कुर्सी खतरे में है या नहीं, आमिर के बयानात के हवाले से और मिकी ऑथर के बयानात के हवाले से बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। बहुत सारे इशूज से और उन पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। शहरियार मलिक साहब ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और दुबई से हमें ज्वाइन करेंगे औरंगजेब यूनुस साहब। और सबसे पहले शहरी भाई आपसे जो है वो हम गपशप को कंटिन्यू रखते हैं। ये पीसीबी चेयरमैन जो कि मौक़िफ़ तो उन्होंने बड़ा सख्त लिया हुआ है और वो कह रहे हैं जी कि हम एशिया कप में नहीं जाएंगे, लेकिन एक कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि पीसीबी चेयरमैन जो लंदन में मौजूद हैं वो बेसिकली नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए मौजूद है और नवाज शरीफ उनको शायद जो है वो पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ज़का अशरफ का कुछ उनका मामला चल रहा है, क्या है? अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, आई होप यूर वेल। बड़ी आज मसालेदार खबरें आप लेकर आए हैं सारी तो ये मौक़िफ़ जो आपने बात की है ये तो बड़ा उन्होंने वाकई रिजिड रखा हुआ है अभी तक। बड़े हाई लेवल पे इतनी डिप्लोमेसी के साथ चलना पड़ता है, पता नहीं ये इतना रिजिड है, फर्स्ट टाइम देखा है हमने भी इनको। तो ज़ाहिर है पीछे कोई थोड़ी सी लगती है गड़बड़, तो हो सकता है कि कोई पीछे समथिंग इज़ कुकिंग, तो इसी वजह से ही इज़ इन इंग्लैंड और वहाँ पे नवाज शरीफ साहब के साथ हों, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है ना पाकिस्तान में ज़रा कुर्सी का भी मसला होता है, तो नोबडी वांट्स टू लीव। तो ये हाई लेवल डिप्लोमेसी ऑफ एशिया कप से लेके हाई लेवल डिप्लोमेसी ऑफ सीट जो है ये पता नहीं बात कहाँ किस कोर्ट में जाके गिरती है, तो लेट्स सी। वैसे ये होना चाहिए पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें?
थोड़े से लेवल्स डिफरेंट होने चाहिए। हर गवर्नमेंट के साथ आपका चेयरमैन चला जाता है, इस तरह होना तो नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स कोई प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत एक चेयरमैन आए, और ऑफ कोर्स अगर कोई परफॉर्मेंस वगैरह नहीं है तो हमारे सेल्फ रियलाइजेशन भी पाकिस्तान में उस तरह है नहीं, किसी डिपार्टमेंट में भी नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कुर्सी यहाँ पे कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। तो ऑफ कोर्स अगर कहीं कुछ सीरीज़ वगैरह हार रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही, टीम प्लेयर्स की नहीं समझ आ रही, तो बेहतर तो यही होता है कि कोई प्लेयर हो पुराना और ही इज़ द चेयरमैन, तो उसको थोड़ी चीज़ें समझ आती हैं, बट एडमिनिस्ट्रेटिवली भी उसने समझी हों, चीज़ें देखी हों। वो ऑफ कोर्स मेरे हिसाब में तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। बट लेट्स सी अभी कोर्ट किस तरफ जाता है। औरंगजेब साहब के पास चलते हैं जी, इस वक्त हमारे साथ दुबई से मौजूद हैं। औरंगजेब साहब बताइएगा, आपके पास क्या कुछ खबरें हैं इस हवाले से? और ये म्यूजिकल चेयर का सिलसिला तो इससे पहले भी चलता रहा, और अब भी खबरें यही आ रही हैं कि लंदन में अपनी सीट को पक्का करने के लिए गए नजम सेठी साहब। जी बिल्कुल हसनैन भाई, आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि बैनुल सूबाई राब्ता के जो वजीर हैं एहसान मजारी साहब, कुछ अर्सा पहले आपने उनकी एक मीडिया टॉक्स सुनी थी। उनका ये कहना था कि चूंकि ये वजारत जो है चेयरमैन पीसीबी की, जो चेयरमैन पीसीबी है, ये हमारी वजारत के अंडर आते हैं, तो इसलिए जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड है वो भी हमारा बनता है। क्योंकि कुछ अर्सा पहले आप चले जाएं तो ज़का अशरफ साहब और नजम सेठी साहब के दरमियान जो है ये म्यूजिकल चेयर का खेल जो है शुरू हुआ था, और फिर बात कोर्ट तक गई थी, फिर स्टेट ऑर्डर तक गई थी, और फिर जब नून लीग की गवर्नमेंट आई तो फिर नजम सेठी साहब कुछ अरसे के लिए स्टेबल हुए थे। तो अब जो है वो फिर से ज़का अशरफ साहब जो है वो बैक द डोर जो है उन्होंने अपने राब्ते तेज कर लिए हैं, और यही मुश्किलात अब नजम सेठी साहब को हैं। इसीलिए मेरे ख्याल में नजम सेठी साहब लंदन में भी इसलिए मौजूद है, और इसीलिए उन्होंने एक इंडिया के खिलाफ बड़ा सख्त किस्म का स्टांस लिया है कि वो एशिया कप कभी, वो अगर लंदन में जाते हैं तो वो कहते हैं जी कि लॉर्ड्स में जो है वो एशिया कप के मैचेस का बड़ा मजा आएगा, वो दुबई में आते हैं तो कहते हैं दुबई में बड़ा मजा आएगा। और फिर ये जो आपने कंडीशनल कर दिया एशिया कप की हाइब्रिड मॉडल, अगर इंडिया मानता है तो तभी हम वर्ल्ड कप में जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल से मेरे ख्याल में इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप ये कंडीशनल लगा देते हैं, आप ये मशरूत कर देते हैं कि हम खेलेंगे तभी जब आप हमारे वर्ल्ड कप में खेलने के लिए हम पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएंगे, बल्कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है आप ये माने, और फिर इसी हाइब्रिड मॉडल के तहत हम जो वर्ल्ड कप आ रहा है वो भी हाइब्रिड मॉडल के तहत हमारे मैचेस जो यूएई में हो जाएं या बांग्लादेश में हो जाएं या श्रीलंका में हो जाएं। तो मेरे ख्याल में ये सख्त किस्म का स्टांट नजम सेठी साहब ने इसीलिए लिया। और कल परसों में नजम सेठी साहब को सुन रहा था किसी चैनल पे, वो फरमा रहे थे कि मैं जब चेयरमैन बना तो मैंने 2-3 ईमेल्स की, जो फैसल हसनैन साहब हैं उन्होंने ईमेल्स की जय शाह को मिलने के लिए कि दुबई में हम एक मुलाकात करते थे, और आज तक हम उस ईमेल का इंतजार कर रहे हैं, हमारी जय शाह सबसे मुलाकात नहीं हो सकी। देखें, एक क्रिकेट बोर्ड का सरबराह जो चौथे बड़े क्रिकेट बोर्ड का सरबराह है, वो एक ईमेल कर रहा है जय शाह को, उस ईमेल का आज तक रिप्लाई नहीं आया। और हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को आप देखें कि वो हर रोज इंडियन यूट्यूबर के साथ या दूसरे किसी आम से रिपोर्टर के साथ वो जो 1-1 घंटे का शो कर रहे हैं। तो आप एक स्टांस तो दें, एक वर्थ तो शो करें कि आप एक दुनिया के जो चौथा बड़ा क्रिकेट बोर्ड है आप उसके चेयरमैन हैं। आप रोज यूट्यूबर के साथ 1-1 घंटा बैठ के शो करते हैं, आप हंसी मजाक करते हैं, और फिर एंड में जाके आप कहते हैं कि आई एम वेरी सीरियस। तो फिर ऐसे सीरियसनेस को जो है ना, रंजीत साहब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब उनको अपना मीडिया बुलाता है, यहाँ पे भी कोई 35 चैनल हैं और बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, यहाँ पे उनके पास वक्त नहीं होता, और 1-2 सिलेक्टेड से चैनल्स हैं जिन पे सेठी साहब बैठते हैं और बैठना पसंद करते हैं, और वही सवाल होते हैं जो कि सेठी साहब उनको लिख के बताते हैं। तो ये क्या वजह है कि इंडिया में जाके वो हर दिन बयान भी दे देते हैं? और ठीक आपने बात की, किसी दिन तो बड़ा यूट्यूबर भी उनको मिल जाता है, किसी दिन छोटे यूट्यूबर के साथ भी वो बैठे होते हैं, तो इंडिया में वो क्यों जाते हैं यूट्यूबर्स के साथ स्पेशली? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी तक नहीं देखा हमने सेठी साहब को। देखिए, यही तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती। आप रमीज हसन राजा से लाख इख्तलाफ कर लें, लेकिन रमीज राजा जब एशिया कप में यूएई में आए तो इंडियन साफी ने एक सवाल करने की कोशिश की, तो रमीज राजा ने पूछा आप इंडिया से हो, तो रमीज राजा ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। जब उसने 2-3 इकट्ठे सवाल किए तो रमीज राजा ने उसका मोबाइल खींच लिया, और खींच के फिर 1-2 मिनट के बाद वापस दे दिया था, मगर उसने बात नहीं की। और वही नुमाइंदा जो है जब सौरभ गंगोली स्टेडियम से बाहर निकले तो उनके पीछे भागता हुआ गया कि दादा एक शब्द बोल दें, दादा एक शब्द बोल दें, और दादा ने उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। और मैं हैरान रह गया कि नजम सेठी साहब उसके साथ बैठ के 1-आधे घंटे का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसका जवाब जो वो नजम सेठी साहब ही दे सकते हैं। बहरहाल हमें तो इस बात की समझ नहीं है। अच्छा, ये शहरियार साहब थोड़ा सा शॉर्ट सा कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगा कि बड़ा जबरदस्त पॉइंट, क्योंकि हम डिस्कशन किसी और तरफ कर रहे थे। जब ये विक्रांत साहब ने इसके बाद जो स्पोर्ट्स तक को इंटरव्यू दिया, और उसके बाद जब उन्होंने पूरा समअप किया नजम सेठी साहब का जो इंटरव्यू था उसको, तो वहां पे कहा उन्होंने कि अभी 5 मिनट पहले हम बैठे हुए थे,
तो राहुल ने नजम सेठी साहब को मैसेज किया तो उन्होंने कहा 5 मिनट पहले। राहुल ने कहा, नजम सेठी साहब ने कहा मैं लंदन में हूं तो आप 5 मिनट में आ जाएं। और यहाँ पे मैं समझता हूं कि बड़े ब्रांडेड किस्म के चैनल्स को भी नजम सेठी से टाइम लेने के लिए आई थिंक हफ्ता पहले बुकिंग लेनी पड़ती है। ये बिल्कुल बात ठीक की है। कभी वो अगर हमारे चेयरमैन पीसीबी हैं तो ऑफ कोर्स उनको अपना स्टेचर का खुद भी ख्याल करना चाहिए कि यू आर नॉट अ जर्नलिस्ट एनी मोर। आप अभी किसी और आपके पास एक बड़ा ओहदा है तो आप उसके हिसाब से रिप्रेजेंट करने, ना कि आप एक नॉर्मल जर्नलिस्ट हैं। और फिर ऑफ कोर्स आप पाकिस्तान में किसी को टाइम नहीं दे रहे हैं तो व्हाई डू यू गो टू इंडिया। ये बस वो चीप पब्लिसिटी वगैरह के चक्कर में है, ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में दुनिया हमारी जो है वो ख्वार हो जाती है मेरा ख्याल है। बट उनको अंदाज़ा खुद भी होना चाहिए, बल्कि ये तो एक बच्चे को भी पता होना चाहिए कि जी ये चीज़ मुझे ज़ेब देती है कि नहीं देती है। अब आज मुझे कोई इंडिया वाला कहे जी आ जाएं आप उधर जाएं, मैं जा सकता हूँ क्योंकि मैं नॉर्मल जर्नलिस्ट। बट एक चेयरमैन आपका है जो आपके बोर्ड हेड कर रहा है, आप उसके नीचे है, और एक तरफ आप क्या बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप वहाँ पे जाके उनके साथ बैठ के जफी मार के बातें कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगता। रंगजेब साहब आपकी तरफ आऊंगा, चले बैक टू द टॉपिक। ज़का अशरफ के हवाले से मुझे बताइएगा। ज़का अशरफ 2011 में जब पैटर्न चीफ थे जरदारी साहब, उनको लेके आए थे। उसके बाद 2014 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, उन्होंने एक दफा फिर जिस तरह अभी तहलील किया हुआ सब सिस्टम को तहलील करके नजम सेठी साहब को मैनेजमेंट कमेटी का उस टाइम भी मेंबर लाया गया था। फिर वो तमाम तर मामला हाई कोर्ट में जाके पेंडिंग हो गए थे जब उन्होंने ज़का अशरफ को वापस बहाल किया था। तो अभी मुझे ये बताएं कि अगर कंपैरिजन किया जाए ज़का अशरफ और नजम सेठी के अदवार का, तो आपको कौन सा दौर ज्यादा बेहतर लगता है? क्या ज़का अशरफ ने ज्यादा अच्छा दौर गुजारा या फिर नजम सेठी ने? और मुझे दूसरे पैराए में भी बताएं कि कोई और शख्स भी है जो डिजर्व करता है? पूरे पाकिस्तान में यही 2 लोग हैं जो कि पीसीबी का चेयरमैनशिप डिजर्व करते हैं पीडीएम की गवर्नमेंट में। देखिए, अगर आप इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल में नजम सेठी साहब इसलिए बेहतर हैं कि नजम सेठी साहब, आप पीएसएल जो अब ब्रांड चुका है वो नजम सेठी साहब ही उसको लेके आए हैं। ज़का अशरफ साहब और नजम सेठी साहब में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जो रमीज हसन राजा साहब को हटाया गया वो हटाना नहीं चाहिए था। देखें, आप क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने देना। आप जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो आप चेंज कर देते हैं। और मुझे सबसे ज्यादा दुख जो इस बात का है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को आप खत्म करके आप फिर वापस जा रहे हैं, वापस पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब रमीज हसन राजा साहब कि देखें, क्रिकेट बोर्ड चेंज होना ना होना वो एक अलग बात है, वो तो आपको पता है जो भी गवर्नमेंट आएगी तो वो उखाड़ बिछाड़ तो होगा। लेकिन आप इसको क्रिकेट को पीएई ना समझें कि हमने मुलाजमतें देनी है, आप इसको स्टील मिल ना समझें कि हमने मुलाजमतें देनी है। बेशक आपका खसारा जो है वो 60 अरब से ऊपर चला जाए, आप क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट बोर्ड रहने दें। आप इसकी क्वालिटी पे जाएं, आप इसकी क्वांटिटी भी ना जाएं। आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट को वापस बहाल कर दिया। मुझे बताएं 12 टीमें तो आपके पास थी और फिर एक्स्ट्रा पीएल की भी 6 टीमें थी। तो मेरे ख्याल में ये सारे मिला के तो आपके पास कोई 200 के आसपास प्लेयर तो अकोमोडेट हो जाते हैं। फिर आपने पीजीएल जो प्रोग्राम था रमीज राजा का, आपने उसको खत्म कर दिया और एलिगेशन ला दिया कि हमारा 1 अरब का नुकसान हो गया। मुझे आप ये बात बताएं, जब आपके पीएसएल का पहला एडिशन हुआ था आपका कितना नुकसान हुआ था? दूसरे में कितना हुआ था? तीसरे में कितना था? चौथे एडिशन में जाके आपका कुछ जो है वो पूरा हुआ था। तो जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, जब शुरू होता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि ये आपका नुकसान हो गया। ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है जो रमीज हसन राजा ने की थी और आपने आते ही उसको बंद कर दिया। तो मेरे ख्याल में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आते जाते रहेंगे। और मैं जो पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो जो आदमी क्रिकेट को समझता है, जिसके क्रिकेट की नॉलेज है, उसको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए। ये कोई बैंक का मैनेजर उठा के, कोई साफी उठा के आप चेयरमैन बना दें, मेरे ख्याल में ये क्रिकेट के साथ ज्यादती है। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो होनी चाहिए ना। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो हैं नजम सेठी के पास। एडमिनिस्ट्रेटर तो वो अच्छे हैं। पीएसएल में भी उन्होंने पीएसएल लॉन्च किया, पाकिस्तान में टीमें लेके। एडमिनिस्ट्रेटर तो अच्छे हैं वो। देखिए, मेरी नजर में, आपकी नजर में तो अच्छे होंगे। अगर वो अच्छे हैं तो मुझे बताएं कि 6 महीने से वो सिर्फ जय शाह को ईमेल कर रहे हैं और ईमेल का जवाब नहीं आ रहा। जय शाह उनके साथ मीटिंग कर नहीं रहा। आपके रमीज हसन राजा साहब के दौर में न्यूजीलैंड नहीं है, इंग्लैंड नहीं है। उन्होंने एक स्टांस लिया, न्यूजीलैंड का सरबराह आपके पास आया, इंग्लैंड का सरबराह आपके पास आया और आपको एक सीरीज न्यूजीलैंड ने एक्स्ट्रा दे दी कि हम उसके बदले में एक्स्ट्रा देंगे। उन्होंने सॉरी भी की है। तो आपके नजम सेठी साहब तो पूरा दिन बैठ के यूट्यूब पर को सारी चीजें बता देते कि हमारा प्लान ये है, हमारा प्लान ये है। तो फिर जय लेकिन नजम सेठी साहब की भी ना थोड़ा सा आपकी तरफ भी आते हैं शहरी। नजम सेठी साहब की कोई बातें समझ भी नहीं आती ना। एक दिन कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरे ख्याल औरंगजेब साहब वहां पे मौजूद नहीं थे, कि जी बाबर आजम हमारे कप्तान हैं। दूसरे दिन वहीद खान के प्रोग्राम में जाके कहते हैं कि मैं तो वहीद कल आपको सुनूंगा और मैं 2-3 जर्नलिस्टों का और नाम सुना, मैं फिर आवाम की राय को देखूंगा और फिर डिसाइड करूंगा कि बाबर कप्तान होने चाहिए नहीं होने चाहिए। नजम सेठी साहब अभी जो लाउड एंड क्लियर कह रहे हैं ना इंडिया में जाके, ये नजम सेठी साहब का वतीरा है कि कल आके कहेंगे वो देखें जी गवर्नमेंट ने ये कहा था, तो हमें आईसीसी ने ये कहा, हमें 10 करोड़ का नुकसान है, हमें 90 करोड़ का नुकसान है, हमें जाना पड़ेगा।
वो जर्नलिस्ट है ना, इसको भी हम तो हेल्प आउट नहीं कर सकते हैं, तो जर्नलिस्ट ने यही करना है। जिस तरह औरंगजेब साहब ने कहा है कि ऑफ कोर्स अगर कोई प्लेइंग बंदा ऐसा हो, कोई प्लेयर हो जो रह चुका हो, उसको चीज़ें समझ हैं, उसको पता है कि भाई कप्तान अभी मैं अनाउंस करूंगा तो 6 महीने के बाद क्या रिप्रकशंस होंगे, अगर मैं हर सीरीज़ के साथ लेकर चलूंगा उसके क्या। जब कोई बंदा खेला ही नहीं है तो ऑफ कोर्स उसको इस चीज़ की समझ तो नहीं होगी। तो आपने जब भी प्लानिंग करनी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, आपने शॉर्ट टर्म प्लानिंग तो करनी नहीं है। आपने अगले वर्ल्ड कप्स को देख के चलना होता है, 2-3 साल की प्लानिंग होती है आपकी। आप अपने कप्तान जो आपने आगे फ्यूचर के लिए तैयार करना होता है वो साथ रखने होते हैं। तो यही प्रॉब्लम है कि हमारे जब तक आपके कोई जो एग्जेक्टिव्स हैं वो आते, एक आएगा तो जो गवर्नमेंट चेंज होगी, वो चेंज होगा, दूसरा आएगा, तो ये जब तक चीज़ें सारी एक बिल्कुल कोई प्रॉपर तरीक़ाकार नहीं होगा तो इसी तरह ही होती रहेंगी। तो ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम्स आते रहेंगे और ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अफेक्ट आपकी एट द लास्ट मोमेंट जाके टीम होती है। दूसरा ये बताएं कि औरंगजेब साहब ने कहा जी कि वो वैसे मुझे पसंद नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू औरंगजेब साहब, ये जो रीजनल क्रिकेट है और डिपार्टमेंटल क्रिकेट है, आपने खुद भी क्रिकेट खेली है, आपको क्या कोई फर्क नजर आता है? मैं तो समझता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक डिपार्टमेंट क्रिकेट बहुत अच्छा है रीजनल क्रिकेट से। सर मैं खुद डिपार्टमेंट क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आप देखें ये जब इन्होंने डिसीजन किया रमीज़ राजा साहब ने इमरान खान के कहने पर, आपको ये नहीं पता कि आपके सुई गैस के आपके और डिपार्टमेंट्स के पास 1000 से ऊपर प्लेयर सिर्फ क्रिकेट का था जो उनको ले ऑफ करना पड़ गया। अब आप देखें कि आपकी क्रिकेट स्टार्ट होती है डिफरेंट, आपकी दूसरे मुल्कों से डिफरेंस है। जो लड़का अगर उसको यहाँ पे 15-20 हज़ार 25 हज़ार मिल रहा है और वो क्रिकेट खेल रहा है और साथ अपना खर्चा भी चला रहा है, अगर उसका 25 हज़ार खत्म होगा तो ही वॉन्ट प्ले क्रिकेट, वो आगे कोई और नौकरी करेगा, कहीं मजदूरी करेगा, बिकॉज ही वॉन्ट मनी एज वेल। यहाँ पे पैसे की भी है, गरीब लोग हैं हम लोग उस तरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब में ये जो इकदाम किया उन्होंने गलत किया है, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं आपको ग्रास रूट लेवल से लाने के लिए यू हैव टू पे समथिंग। और तभी जो दूसरा थोड़ा सा फर्क भी है ना, शायद औरंगजेब साहब भी हमें एग्री करेंगे, जो रीजनल क्रिकेट था उसमें पेमेंट भी जो है वो पीसीबी की जानिब से आती थी और सिलेक्टिव पूल ऑफ प्लेयर्स था। डिपार्टमेंट क्रिकेट में आपको पता है कितने ज्यादा डिपार्टमेंट्स थे, फिर एक डिपार्टमेंट में 12 नहीं बल्कि 20-20 लोगों को एकोमोडेट किया जाता था। आपकी सिफारिश आ गई, रंगजेब साहब की सिफारिश आ गई, फलां की सिफारिश आ गई, तो वो प्लेइंग के तो 11 होते थे, पिछले 11 भी जो है ना वो कम से कम उनका रोजगार चलता रहता था। बिल्कुल, ये बिल्कुल इसी चीज़ का मैं पहले भी जिक्र कर रहा हूँ। और दूसरा आप ये भी देखें कि इसी चीज़ को अगर ये लोग मैच्योर करते कि जहाँ सिफारिश ज़्यादा चल रही है, जहाँ कोचेज़ को आपको पता है कि वो अपनी फेवरिज्म ज़्यादा चला रहे हैं, उनको रिप्लेस करते और उस सिस्टम को ज़्यादा मैच्योर करते, जो हमें बहुत बड़ा एडवांटेज होता, बजाय इसके कि उन्होंने नए लड़कों को जो एक मोटिवेशन थी कि यार पैसे मिल रहे थे, वो क्रिकेट भी खेल रहे थे, वो मोटिवेशन ख़त्म होगी। अगर आपका यंग लड़का 18 साल का 16 साल का क्रिकेट छोड़ देगा तो आपका टैलेंट आगे कैसे आएगा? मुझे ये बताएं ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन। अच्छा रंगजेब साहब ये बताइएगा कि नजम सेठी साहब दिसंबर 2022 में आई थिंक जब उनको चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी बनाया गया था, उस मैनेजमेंट कमेटी में शकील शेख साहब भी थे और बहुत सारे लोग थे, शायद अफरीदी शायद उसके बाद सिलेक्टर भी बने और फिर छोड़ भी गए, लेकिन 120 दिन का वक्त मिला था। वैसे 90 डेज का वक्त होता है, 120 दिन का वक्त भी चला गया और 90 डेज तो खत्म ही हो गए, 120 दिन भी खत्म हो गए। तो ये कब तक जो है वो चेयरमैन बनेगा पीसीबी का, कब तक कुछ मामलात होंगे? ये जो लंदन में मौजूद हैं ये इसी वजह से मौजूद हैं, इनकी कुर्सी को खतरा है, इस वजह से चेयरमैन नहीं बनाया जा रहा, या फिर ये देख रहे हैं कि बस गवर्नमेंट जब तक ये चल रही है हम एज ए मैनेजमेंट कमेटी जो है पीसीबी को चलाते रहें? देखें, मेरे ख्याल में ये जब तक आपका सियासी बुरहान है तब तक इस क्रिकेट बोर्ड का फैसला होना भी मुश्किल है। पाकिस्तान के हालात आपको पता है कि अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं, फिर इलेक्शन के बाद कोई नई गवर्नमेंट आनी है। तो मेरे ख्याल में ये जो 1-2 महीने हैं ये इसी तरह से वो एक्सटेंशन लेके 1-2 महीने की गुजार लेंगे, तो फिर ये स्टेबल और लॉन्ग टर्म आपका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तभी आ सकता है जब आपकी नई गवर्नमेंट आएगी। फिर उसको देखते हुए मेरे लेकिन अभी 6-7 महीने तो है ना सर, 3-4 चले ज्यादा कर ले, 3 महीने इलेक्शन को हैं, उसके बाद गवर्नमेंट बननी है, 4-5 महीने तो हैं ही है ना। तो आपने इस 4-5 महीने में एक्टिविटीज आपकी देख लें, आपने एशिया कप खेलना है, एशिया कप के बाद आपने वर्ल्ड कप खेलना है, वर्ल्ड कप के बाद आपने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खेलनी है, उससे पहले भी आपने जुलाई में श्रीलंका जाना है। तो इतनी ज्यादा एक्टिविटीज हैं और बोर्ड विदाउट द बॉस क्या करेगा? इतने बड़े बड़े डिसीजंस तो आपको करने हैं। नहीं, मुझे लगता है कि नजम सेठी साहब को चांस मिल जाएगा। ये जो 3-4-5 महीने मेरे ख्याल में नजम सेठी साहब को कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि आप लंदन में गए, मियां नवाज शरीफ से आपकी मुलाकात होगी, या फिर आपको पता है कि पीडीएम इस वक्त एक पेज पे है, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं करेंगे और नजम सेठी साहब वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गया। शरीफ साहब आपको भी यही लगता है?
मैं पहले तो कहूँगा आप लोग बड़े पॉजिटिव लग रहे हैं इलेक्शंस के बारे में, मुझे तो यही नहीं समझ आया। मुझे तो नहीं लगता इलेक्शंस होंगे और आगे कोई चीज़ चले। लेट्स होप फॉर द बेटर। खैर मुझे भी लग रहा है कि नजम सेठी साहब विल रिटेन हिज पोजीशन। एक तो वो लास्ट उनका एक्सपीरियंस भी थोड़ा अच्छा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, हिज रोल वाज बेटर इन पीसीबी और होपफुली ही विल रिटेन इट। अच्छा, दूसरा टॉपिक ये है जी कि एशिया कप के हवाले से ख्वातीन व हज़रात, बांग्लादेश और श्रीलंका ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और ग्रीन सिग्नल उनकी तरफ से आया है और इस ग्रीन सिग्नल के हवाले से बात करेंगे। और कुछ पाकिस्तान में साफ़ी ऐसे हैं जो कि बड़े पसंद किए जाते हैं पीसीबी के हलकों में, उनकी तरफ से कुछ ट्वीट्स भी आई थी और वो ऐसी ट्वीट्स थी जो कि श्रीलंकन बोर्ड अगर देख जाए तो वो मुकर ज़रूर जाएगा, आईसीसी अगर देख जाए तो हमें बेइज्जत ज़रूर करेगा। सो यहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस टॉपिक पे डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और अब एशिया कप के हवाले से बात होगी और एशिया कप के हवाले से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश की जानिब से ग्रीन सिग्नल दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और ईमेल्स के जरिए वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ चहेते जर्नलिस्ट हैं जो कि ट्विटर पे ये बात फैला रहे हैं कि अगर श्रीलंका की टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आती तो फिर वो जो है बाइकआउट करना चाहिए पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज का। हम हर चीज़ का बाइकआउट नहीं कर सकते। हम पहले नजम सेठी साहब कह रहे हैं हम एशिया कप का बाइकआउट करेंगे, फिर वो कह रहे हैं हम वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे। अब खबरें आ रही हैं कि श्रीलंका का बाइकआउट किया जाएगा। मेरे हिसाब से ना एशिया कप का बाइकआउट किया जाएगा, अब मुझे लग रहा है ना वर्ल्ड कप का बाइकआउट किया जाएगा, ना चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट किया जाएगा वो पाकिस्तान में ना हो, क्योंकि इस तरह की अजीब व गरीब सी खबरें आ रही है। कल तो मैंने पूरा शो किया था, वो एक पॉजिटिव इंटरव्यू था नजम सेठी साहब का, लेकिन अब जब खबरें आ रही हैं इस तरह की तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ जो है एक पॉलिटिकल इसको स्टंट कह सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल जो हालात हैं उनको जो है थोड़ा सा पीछे छुपाने के लिए कुछ अच्छी खबरें, कौम को ऐसी खबरें पसंद हैं कि हम इंडिया नहीं जा रहे, हम श्रीलंका नहीं जा रहे, हम ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे, तो हम करेंगे क्या। शहरियार साहब, ये सबसे पहले तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये ग्रीन सिग्नल ये कितना पॉजिटिव है पीसीबी के लिए और क्या ये ग्रीन सिग्नल आया भी है या वैसे ही खबरें हैं? ये तो वक्त बताएगा। ग्रीन सिग्नल की है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है अगर इस तरह की कोई चीज़ आ गई है, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया का जितना रोल है सारे में, क्योंकि सारा पैसा वहाँ से सर्कुलेट होता है, कोई भी नहीं चाहता कि उनके साथ ताल्लुकात ख़राब हों। तो अगर तो इस तरह का ग्रीन सिग्नल आया तो इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और हम तो उम्मीद करते हैं क्रिकेट हो, हम तो चाहते हैं, और स्पेशली बिफोर द वर्ल्ड कप एक बड़ी सीरीज़ है आपकी 50 ओवर फॉर्मेट में, और न्यूजीलैंड की बी टीम के खिलाफ तो आप जीत गए हैं। वी वांटेड टू सी कि बड़ी टीमों के खिलाफ, अच्छी टीमों के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस होती है। तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज़ वेटिंग फॉर इट। तो होपफुली अल्लाह करे कोई सारों में थोड़ा सा एवरीबॉडी प्लेस सेन और अच्छा कोई आगे डिसीजन हो। ठीक, रंगजेब साहब, आप क्योंकि दुबई में मौजूद हैं, इंडियन जर्नलिस्ट भी आपसे मिलते हैं, श्रीलंकन जर्नलिस्ट भी मिलते हैं, बांग्लादेश के जर्नलिस्ट भी मिलते हैं, और दुबई में तो ऐसा ही माहौल होता है कि पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद होते हैं, स्पेशली मीडिया बॉक्स में। तो बताइएगा कि ये जो खबर है आज पाकिस्तान मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है कि श्रीलंका की टीम ने और बांग्लादेश की टीम ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, क्या ये ग्रीन सिग्नल वाकई दे दिया है? देखें, इसके बारे में तो वक्त ही बताएगा। ग्रीन सिग्नल दे दिया है, अगर ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है तो मुझे ख्याल में ये ग्रीन सिग्नल वाया आपका इंडिया से ही होके कनेक्ट होता है, क्योंकि जैसे मेरे भाई ने बात की है कि फाइनेंशियली इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये बायलैटरल सीरीज अगर हम बाइकआउट करते भी हैं तो इंडिया मेरे ख्याल में ऑफर कर देता है बांग्लादेश को, श्रीलंका को, तो वो बड़ा इजी उनको हो जाता है कि अपने जो भी मामलात है वो वहां से कर लें। लेकिन एक बात जो मैं जो कहना चाहता हूं कि देखें, आप बांग्लादेश के साथ भी ताल्लुकात बेहतर रखें, आप श्रीलंका के साथ भी, मगर इंडिया के साथ जो फाइनेंशियल अभी आईसीसी ने जो 2024 से लेकर 2023 तक फाइनेंशियल मॉडल दिया है, उसमें आपको इंडिया को देखें $230 मिलियन से ऊपर की रकम है, और जो बाकी पूरे एसोसिएट ममालिक हैं उन सब की मिला के भी तो इतनी नहीं है। तो जो इंडिया है इसकी सेइंग तो है, तो अगर इंडिया चाहेगा तो ही बांग्लादेश और श्रीलंका मेरे ख्याल में ये हाइब्रिड मॉडल जो है वो इसको कबूल करने की पोजीशन में होंगे। मुझे लगता है कि ये जो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने दिया इसमें रह कुछ नहीं गया, क्योंकि हमने अपने 4 मैचेस जो है पाकिस्तान में खेलने हैं, बाकी सारा कप, एशिया कप जो है वो यूएई या श्रीलंका या बांग्लादेश जहां भी होगा। तो मेरे ख्याल में अब पीछे कुछ रह नहीं गया है। सिर्फ एक जो बात रह गई, नजम सेठी साहब जो कहते हैं कि अगर हम हाइब्रिड मॉडल पे एशिया कप खेलेंगे तो फिर हम वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। तो ये थोड़ा सा डर और ये थोड़ा सा पॉइंट जो है मेरे ख्याल में जो इंडिया को है वो काबिल कबूल नहीं है मेरे ख्याल में। इससे ये सिर्फ फेस सेविंग ही है, ये जो 4 मैचेस हैं फेस सेविंग ही है, क्योंकि हमारा तो मैच नेपाल के साथ है। देखें, पहले तो आप तो इस बात पे बाजिद थे ना, इंडिया आपने मैच खेले, अभी आप पीछे हट के अभी 4 मैच पे आ गए हैं। फिर मैंने सुना था कि आप सिर्फ एक मैच जो आपका नेपाल के खिलाफ है वो पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं, बाकी सारा कुछ।
तो पाकिस्तान आस्ता आस्ता स्टेप बैक कर रहा है, जैसे माजी में किया है। आपको पता है माजी में भी एक MIU जो है वो साइन किया था नजम सेठी साहब ने, फिर इंडिया नहीं आया था, फिर आपने केस किया, फिर आप केस आ रहे, फिर केस की मद में जो फीस थी वो भी आपको अदा करनी पड़ी। तो ये सारा कुछ क्योंकि इंडिया की लॉबी जो है वो ICC पे पूरा डोमिनेट करती है। आपको पता है 80% से ज्यादा रेवेन्यू जो है वो ICC में इंडिया से आता है, तो इंडिया की सेइंग ज्यादा है। तो ये सारा कुछ देख के मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कदम उठाना चाहिए। ऐसा ना हो हम जो है वो एशिया कप ये सारी बातें लेके इसका भी बाइकआउट कर लें, हम वर्ल्ड कप का भी बाइकआउट कर लें, जो हमें ICC की मद में जो 13.5 मिलियन आने हैं वो भी ना मिले, फिर हम एशिया कप के जो हमें रेवेन्यू इकट्ठा होना है वो भी ना मिले, और फिर हम सिर्फ एक PSL को लेके बैठते हैं। तो इस PSL से मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट चलने वाली नहीं है। हमें अपने ताल्लुकात जो है वो इंडिया से सारे ममालिक के साथ बेहतर करने चाहिए। मैं पूरा प्रेम करूंगा ये जो आप कह रहे हैं ना कि इंडिया सबसे ज्यादा जो है वो रेवेन्यू देता है, औरंगजेब साहब, ये मैंने भी अपने प्रोग्राम में कहा था। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ICC का जो सबसे टॉप क्लास का जो आपका क्या कहते होते हैं कि उनको सपोर्ट करता है फाइनेंशियली मद में, कमर्शियल की मद में, वो फ्लाई एमिरेट्स है। तो अगर वो उस मद में कि आप कमर्शियल मद में देखेंगे ना कि कमर्शियल मद में आपने किसी मुल्क को क्योंकि वो आपको कमर्शियली बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा है तो आपने उसको कमर्शियली अकोमोडेट करना है वापसी में, तो फिर आपको UAE को अकोमोडेट करना चाहिए। क्यों सर? बिल्कुल ठीक बात है, अगर तो इस तरह है। वैसे मैंने इसके बारे में इस पे प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आप मुझे ये बाइकआउट वाली बताएं जी। अब नजम सेठी साहब ने, जिस तरह औरंगजेब साहब बता रहे हैं कि नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि हम एशिया कप ना हुआ तो हम वर्ल्ड कप की भी बाइकआउट कर लेंगे। बाइकआउट इन द सेंस के हम हाइब्रिड मॉडल करेंगे, हाइब्रिड मॉडल ना हो तो इंडिया जाके खेलेंगे नहीं। अब ये बाइकआउट की खबरें आ रही हैं, एक जर्नलिस्ट हैं जो कि लाहौर से उनका ताल्लुक है और उन्होंने ट्वीट किया है और PCB के हल्कों में बहुत करीबी समझे जाते हैं। उन्होंने कहा जी कि हम श्रीलंका में नहीं जाएंगे, हम क्या फिर सारों का ही बाइकआउट कर देंगे? सारों का लगता है यही है, इनका मूड अभी यही है। ये फेस सेविंग अभी करें एशिया कप में, मेरा तो ख्याल है जो 4 मैचेस वाली है वो फेस सेविंग हो जाए, इट्स मोर देन इनफ। और ये है कि थोड़ा सा टफ स्टांस लेना चाहिए, बिल्कुल नीचे भी लेटना चाहिए। जिस तरह मैं औरंगजेब साहब कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा इनके साथ मुत्तफिक नहीं हूँ इस बात पे, क्योंकि थोड़ा सा टफ स्टांस लेना चाहिए टिल द लास्ट टाइम यू कैन, ऑफ कोर्स। क्योंकि अगर हमारा मैच इंडिया के साथ इंडिया में वर्ल्ड कप में नहीं होता तो जिधर हम लूज करेंगे इंडिया भी हाफ द अमाउंट, आई एम श्योर दे लूज द अमाउंट। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच इज द मोस्ट वॉच्ड मैच। आपका मेरा ख्याल आधे से ज़्यादा रेवेन्यू वर्ल्ड कप का आपका इंडिया पाकिस्तान के मैच में, तभी वो 2 जगह मैचेस रखते हैं, ग्रुप स्टेज में मैच रखते हैं हमारा, और एक आगे नॉकआउट्स में भी ऐसे ही प्लान किया जाता है कि 2 मैचेस हों हमारे। तो थोड़ा सा टफ स्टांस लेने में कोई बुराई नहीं है, इनको लेना चाहिए आखिर तक, जहां तक ये फाइट कर सकते हैं, तो उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए कि व्हाट इज बेटर इन द। हाँ जी फेवर। सर अगर हम ये बाइकआउट वाला सवाल आपको भी करें तो ये बाइकआउट वाला क्या मतलब ये कुछ बनता है, ये कुछ ऐसी चीजें देखें। जहां तक एशिया कप का ताल्लुक था तो एक मान रहा था, आपका दिमाग भी मान रहा था, हमारा भी मान रहा था, हर पाकिस्तानी का दिमाग मान रहा था। अब श्रीलंका अगर नहीं आएगा तो जी हम श्रीलंका की टेस्ट सीरीज बाइकआउट करेंगे। आपको याद होगा लास्ट जो आपने दुबई में कवर किया था एशिया कप, वो भी हाइब्रिड मॉडल पेश किया गया था उस वक्त श्रीलंका की जानिब से, क्योंकि कुछ मैच श्रीलंका में खेल रहे हैं। आपके PCB ने जो है वो मना किया था और वही खार इस वक्त श्रीलंका उतार रहा है हम में, और उस वक्त अगर हम मना कर सकते हैं तो वो भी तो अब मना कर सकते हैं ना। बाइकआउट का यहां पे कहां पे सवाल पैदा होता है औरंगजेब साहब? हाँ मुझसे पूछते जी। अच्छा नहीं, मैं एक तो आपने भाई की बात का जवाब दूं। देखें आप स्टांस लें, लेकिन एशिया कप आपको पता है कि 2008 के बाद इंडिया में भी एशिया कप नहीं हुआ और पाकिस्तान में भी नहीं हुआ। आप स्टांस लें, सख्त किस्म का स्टांस लें, लेकिन आप ये कहें कि हम वर्ल्ड कप खेलने आएंगे, आप हम चैंपियन ट्रॉफी जो 2025 में पाकिस्तान में हो रही है, आप वो खेलने जरूर आए। अब इंडिया को कह रहा है कि 2008 के बाद हमारा जो मैचेस हैं वो भी हमने हाइब्रिड पे ही कराए हैं। अभी लास्ट एशिया कप अब देख लें, श्रीलंका के वो हालात वहां पे ठीक नहीं थे, इंडिया के हालात ठीक नहीं थे, तो उन्होंने भी UAE में कराया। तो ये स्टांस आप पाकिस्तान को लेना चाहिए, मगर लेना कहां पे चाहिए कि हम वर्ल्ड कप खेलने आएंगे तो आपको भी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान आना पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा था। ठीक। अच्छा ये मेरा जो सवाल है सर बाइकआउट वाला, इसका तो जवाब दे दें प्लीज। ये बाइकआउट हमें श्रीलंका का भी बाइकआउट करना चाहिए, हमें फिर पूरी दुनिया का बाइकआउट करना पड़ेगा? देखें तो फिर आपकी, मैं इस सवाल का जवाब पहले दे चुका हूं। आपने बायलैटरल सीरीज का भी बाइकआउट करना है, आप एशिया का बाइकआउट करने जा रहे हैं, आप वर्ल्ड का बाइकआउट करने जा रहे हैं। आपको ICC से जो एनुअली आपके जो आते हैं वो अभी आपको मिलने हैं $13.5 मिलियन, अगर वो भी आपको नहीं मिलेंगे, बायलैटरल सीरीज भी आप नहीं करा रहे हैं, तो फिर आपके पास PSL बचा है। और फिर आपके पास PSL भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो ओवरसीज प्लेयर आते हैं, अब पाकिस्तान आपको देता है $2 से $2.5 लाख।
अब वहां के जो प्लेटिनियम कैटेगरी में प्लेयर जाते हैं 16 करोड़ 19 से 20 लाख डॉलर ले रहे हैं। अगर इंडिया ये कह दे कि अगर आपने आईपीएल खेलना है तो आप पीएसएल में नहीं जाएंगे, तो आप मुझे बताएं कि 78% प्लेयर तो आपके नहीं आएंगे। वैसे भी आपके जो दुनिया के जो टॉप प्लेयर हैं वो जो आईपीएल खेलते हैं वो पाकिस्तान नहीं खेलते, तो फिर आप क्या लेके सर क्विकली मुझे बताइएगा, मैंने आगे भी थोड़ा सा मिकी ऑथर के ऊपर बात करनी है आपसे भी, छोटा सा बस आप मुझे बताइएगा 90 करोड़ रुपया हम इसका नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं? 89 करोड़ तकरीबन 90 करोड़ रुपया हमें मिल रहा है अगर हम सिर्फ वर्ल्ड कप में जाते हैं, तो ये जो वर्ल्ड कप है इसका बाइकआउट हम कर सकते हैं, एशिया कप में तो हमें कुछ मिलता नहीं है। देखें, आपको खाली ये 90 करोड़ नहीं है, फिर जो आपको सेक्शन का सामना करना पड़ेगा, जो आईसीसी आपको एनुअली जो पेमेंट करता है आपका, उसका कोई हिस्सा भी आपको नहीं मिलेगा। फिर ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ ये वर्ल्ड कप नहीं जाते, आप एशिया कप नहीं खेलते तो आपको 1 अरब का नुकसान है, तो फिर ये बात कहां तक जाएगी? ठीक हो गया सर, आप बताइएगा 90 करोड़ हम नुकसान मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, तो इसी में ही है मतलब कि इतना ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि टफ स्टांस रखें टिल द टाइम, वो कर सकते हैं, बट ये है कि कोई न्यूट्रल आखिर में जाके वो सेटलमेंट हो। ठीक हो गया जी, आखिर में क्योंकि वक्त कम है और मिकी ऑथर के हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान के ऑनलाइन जो कोच हैं, ऑनलाइन डायरेक्टर हैं मिकी ऑथर, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त बयान आया है, और बयान आया जी कि पाकिस्तान एक बेटर टीम है पिछले वर्ल्ड कप से, और इस दफ़ा पाकिस्तान की टीम अच्छी लग रही है, वर्ल्ड कप जीत सकती है। बाबर आजम दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं, और बाबर आजम की बेहतरी के साथ साथ उन्होंने टेस्ट टीम में जहाँ पे वो बेहतर नहीं है, उन्होंने कहा जी कि बेहतरी करनी चाहिए, और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि जो रिलेशनशिप है मेरा नजम सेठी के साथ वो बहुत ही अच्छा है, और इस वजह से मैंने ये डायरेक्टर का ओहदा लिया, और फिर हैदर अली की भी तारीफ कर दी। तो सर आप इस बयान के हवाले से क्या देखते हैं? मिकी ऑथर जो ऑनलाइन कोच हैं, ऑनलाइन डायरेक्टर हैं पाकिस्तान बोर्ड के, पाकिस्तान के ये हालात पहुंच चुके हैं कि आपका डायरेक्टर जो है वो ऑनलाइन है। इस बयान से ही लग रहा है कि वो काउंटी में बहुत ज्यादा बिजी हैं। Exactly. उन्हें पता ही नहीं है चल क्या रहा है पाकिस्तान मर गए थे ना सर, मिकी ऑथर के अलावा कोई मिलता ही नहीं था। हाँ, वो मिकी ऑथर ही रह गया था, एक लास्ट ऑप्शन थी मेरा ख्याल। बाकी सारे आगे पीछे हो गए हैं, तो पर चले लेट्स सी कि कैसा रहता है। उन्होंने कोई टेस्ट के बारे में भी बात की है कि जी थोड़ा दिलेरी से खेलना चाहिए, तो राशिद भाई ने उनके स्टैट्स शेयर किए हुए थे, तो आई थिंक कि 20-25% विनिंग उनके टाइम पे थी जब व्हेन ही वाज कोच इन टेस्ट मैचेस। तो खैर कोई नहीं, लेट्स सी कि हाउ थिंग्स शेप अप। अभी एक कोच भी नामजद कर दिए हैं, तो देखते हैं आगे कहाँ। हाँ, कोच भी वैसे ही नामजद किए जिन्होंने कम ही मैच खेले हैं। मिकी ऑथर की क्योंकि अपना उनका कैलिबर ये है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आगे निकले नहीं है, तो उनको भी वही सूट करता है जिसने 4-5 इंटरनेशनल मैचेस खेले हों, इसी तरह का कोच उनको सूट करता है। सर ये बताइएगा, सरफराज के हवाले से भी बयान आया है, सरफराज और बाबर के हवाले से बयान आया। बाबर के हवाले से ये बयान दिया जी कि बाबर डे बाय डे बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, हम भी देख रहे हैं वो बेहतर हो रहे हैं, स्पेशली ओडीआई में तो बहुत ही ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। और सरफराज के हवाले से कहा कि सरफराज अब उसका वाजे नहीं है कि वो वर्ल्ड कप में खेलेगा या नहीं खेलेगा। अब मतलब कि वैसे भी सरफराज आपकी प्रायोरिटीज में तो है नहीं, लेकिन आप समझते नहीं है कि सरफराज जैसा एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर हमें चाहिए वर्ल्ड कप में, क्योंकि 50 ओवर की गेम है ये, हारिस या आप समझ लीजिए हसीबुल्ला टाइप लोगों की गेम नहीं है, ये ऐसे लोगों की गेम है जो कि इनिंग्स को बिल्ड करना जानते हो, प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना जानते हो। अगर तो 20 ओवर की गेम हो तो हमें पता है यार कि 6 ओवर्स में अगर हारिस ने 70-80 मार दिया तो हमारा काम तमाम हो जाएगा, लेकिन इट्स अ 50 ओवर गेम। देखें, मुझे नहीं लगता कि सरफराज अहमद की स्क्वाड में जगह बन पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आपका टॉप ऑर्डर है, फिर मिडिल ऑर्डर में आप देखें आपके पास रिजवान है, इफ्तिहार है, शान मसूद है, तो फिर सरफराज का जो स्लॉट वो बचता है वो नंबर 6-7 पे बचता है, और नंबर 6-7 पे आपको पता है आपके पास शादाब है, नवाज है, और हो सकता है स्क्वाड में जो है इमाद वसीम आ जाए, तो मोहम्मद हारिस इसलिए ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं कि अगर नंबर 6-7 पे आके वो 30-35 या 40 रन भी कर जाते हैं 15-20 बॉलों पे, जिस तरह उन्होंने इम्पैक्ट डाला था, आपको पता है वर्ल्ड कप में एक 30 रन के खिलाफ, वो 20 ओवर का था, 20 ओवर का था जी। मैं वही कह रहा हूं, वो इम्पैक्ट जो है वो आपका बेशक आपका 50 ओवर का मैच ही हो, जब आप नंबर 6-7 पे बैटिंग करने आते हैं तो फिर हर मैच में आपको को 20 या 25 ओवर नहीं बचते, फिर यही 4-6-10 ओवर बचते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में अगर 10 या 15 बॉलों पे आप 30-35 रन कर देते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मोहम्मद हारिस और रिजवान के साथ ही जाना चाहिए। अच्छा, मोहम्मद हारिस और रिजवान के साथ जाना चाहिए। इन केस अगर लेट सपोज ही अल्लाह ना करे रिजवान को कुछ हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे क्रिकेट, तो क्या मोहम्मद हारिस इतने कैपेबल हैं कि वो सब कुछ संभाल लेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि उस हिसाब में कुछ होगा। फिर हसीबुल्ला की भी इंक्लूजन देखी जा सकती है वैसे, बट सरफराज का जिस तरह औरंगजेब साहब कह रहे हैं, मैं भी एग्री करता हूं कि सरफराज का टाइम भी खत्म हो गया। खत्म हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह सरफराज पिछले 3-4 साल से टीम के साथ मौजूद थे ना, हमने सरफराज के ऊपर
5-6 दिन पहले भी बात की थी, वो मतलब आप उनको ना खिलाएं, लेकिन वो एज ए मेंटोर बड़े अच्छे हैं, आपको बैकअप करते हैं, आपके मामला सारे ठीक करते हैं, इस तरह की चीजें वो करते हैं। इस चीज़ में तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, वो बड़ा बैकअप करते हैं, प्लेयर को साथ लेके चलते हैं। मैं एज अ मेंटोर अगर उनकी आप इंक्लूजन चाहते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें कोई मेरा नहीं ख्याल किसी को भी मसला होगा। ही नोज द प्लेयर्स कि कौन कैसा है, किस तरह है, मोरल बूस्टिंग है, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, तो ये चीज़ें तो ऑफ कोर्स वो कर सकते हैं। बट एज अ प्लेयर थोड़ा शॉर्ट सा हैदर अली के हवाले से कमेंट कर दीजिए औरंगजेब साहब, फिर हम आईसीसी प्लेइंग कंडीशंस की तरफ जाते हैं। हैदर अली वो कह रहे हैं कि दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। देखिए मुझे नहीं लगता कैसे बेहतर हो रहे हैं। हैदर अली अभी वो क्वांटी खेल रहे हैं, उसमें भी कोई खातर हवा कारकर्दगी है नहीं। आप T20 वर्ल्ड कप ले लें, एशिया कप ले लें, आप सब चीजें छोड़ लें। आप रिसेंटली PSL आप कराची किंग्स से वो खेले और 3-4 मैच खेले और उसके बाद हैदर अली हमको नजर ही नहीं आए, फिर उनको बिठा दिया गया उनकी कारकर्दगी की बिना पे। तो मुझे नहीं लगता कहाँ पे वो बेहतर हो रहे हैं, और मुझे ये नहीं लगता कि वो इस T20 जो ODI वर्ल्ड कप आ रहा है, नहीं अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बातें ना करें कि हैदर अली को लेके जाएं सर। वैसे मैंने पूछा था, आप तो हैदर अली के लिए बहुत सीरियस हो गए। आईसीसी प्लेइंग कंडीशंस के हवाले से बात करते हैं। आईसीसी प्लेइंग कंडीशंस में कुछ तब्दीली की गई है और उस तब्दीली को थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। नो सॉफ्ट सिग्नल ड्यूरिंग जो आपका रिव्यू है, रिव्यू से पहले ये होता था कि अंपायर अपना सॉफ्ट सिग्नल दे देता था और सॉफ्ट सिग्नल को भी कंसीडर किया जाता था। अंपायर का सॉफ्ट सिग्नल जो है वो समझ लें कि 50-60% जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता था। उसके बाद फास्ट बॉलर्स जब भी सामने हो आपके, फिर विकेट के आप विकेट कीपिंग करते हुए करीब आ रहे हैं, या फिर फील्डर जो आपको पता है सिली मिडॉन इस तरह की पोजीशन पे वो खड़े होते हैं, उनके लिए हेलमेट का इस्तेमाल करना बड़ा लाजमी हो चुका है। और फ्री हिट के हवाले से भी जो कानून थे उनको थोड़ा सा तब्दील किया गया। अगर फ्री हिट है, गेंद स्टंप को लग गई है, तो उसके बाद जो है वो रन्स जो बनाएंगे आप वो काउंट होगा। सर आईसीसी जो है दिन ब दिन प्लेइंग कंडीशंस को बड़ा इंप्रूव कर रही है और ये रिस्क फ्री क्रिकेट की तरफ जा रही है, इसको कैसा देख रहे हैं आप? ये अच्छे है, ज़रूरी भी है। ऑफ कोर्स आफ्टर फिल ह्यूज की जो डेथ है उसके बाद तो काफ़ी उन्होंने हेलमेट की बैग्स पे वो भी ज़रूरी कर दिया था, और अभी ये जो फील्डिंग वगैरह का भी है, आई थिंक दिस इज़ अ गुड डिसीजन। और इवन उन्होंने ये भी कहा है कि बैट्समैन भी अंडर थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है तो उसको भी एम्पायर्स फोर्स कर सकते हैं फॉर हेलमेट, कि वो हेलमेट के बगैर ना खेले इवन इन टेस्ट मैचेस। तो ये ठीक है क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, तो ऑफ कोर्स इस तरह की चीज़ें मजीद वो विद टाइम इंट्रोड्यूस करेंगे, और आई थिंक दीज आर पॉजिटिव स्टेप्स। अच्छा औरंगजेब साहब, ये जो सॉफ्ट सिग्नल के हवाले से बताया गया, सॉफ्ट सिग्नल को मतलब अब खत्म कर दिया गया, क्या ये पॉजिटिव है, या फिर फील्ड अंपायर अब उसका फिर काम क्या रह जाएगा अगर वो सॉफ्ट सिग्नल भी नहीं दे सकता? तो नहीं, देखिए ये बहुत जबरदस्त, मैं समझता हूं बड़ा पॉजिटिव स्टेप इसलिए है कि देखें अगर अंपायर सॉफ्ट सिग्नल दे देता था तो अगर कंक्लूडेड एविडेंस आपके पास नहीं भी है तो फिर आपने सॉफ्ट सिग्नल पे ही जाना था, चाहे वो आउट है या चाहे नॉट आउट है। हालांकि बेनिफिट ऑफ द डाउट आपको पता है हमेशा बैट्समैन की तरफ जाता है, तो मेरे ख्याल में ये बैट्समैन को थोड़ा सा एज होगा कि अगर कंक्लूडेड एविडेंस आपके पास नहीं है तो फिर वो सॉफ्ट सिग्नल को नहीं देखेगा, बल्कि जो थर्ड अंपायर बेनिफिट ऑफ द डाउट बैट्समैन के हक में जाएगा उसी में फैसला देगा। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा पॉजिटिव साइन है बैटर के लिए। ठीक हो गया, पॉजिटिव साइन है। सर हेलमेट वाला तो पॉजिटिव साइन होगा ही ना? हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल। हेलमेट का मैं भी पहले भी यही जिक्र कर रहा था कि सिक्योरिटी फर्स्ट है, सेफ्टी फर्स्ट है, तो ऑफ कोर्स आपको सेफ्टी पे पहले रखना चाहिए। और मजीद इस तरह के रूल्स मेरा ख्याल अभी मैं यही कह रहा हूँ कि आईसीसी कोई कहीं ना कहीं चेंजेस हल्की फुल्की करते रहेंगे। ठीक हो गया। और फ्री हिट के हवाले से शहरियार साहब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? थोड़ा सा बॉलर को हेल्प मिलनी चाहिए यहाँ पे या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ऑफ कोर्स। अगर विकेट पे लग गया तो रन तो नहीं होना चाहिए। तो ये अब तो बाकायदा कानून बना दिया कि अगर वो लग भी गई तो आपने डे बाय डे ऐसे मजीद रूल्स आ रहे हैं कि ये बॉलर्स गेम तो खत्म होती जा रही है, बैट्समैन गेम ही बन जाएगी। मेरा ख्याल है जो बाउंड्री के साइजेस हो गए, हम PSL को रिडिक्यूल कर रहे थे कि जी 60 मीटर्स की बाउंड्री है, तो वो IPL में हमने देखा है कि 55 मीटर्स की बाउंड्री भी आ गई है। मेरा ख्याल है 50 मीटर्स की, बल्कि मैं एक देख रहा था एग्जैक्टली। तो ये चीजें जो हैं ये एक स्टैंडर्डाइज, हमने लास्ट टाइम भी एक बार आपको याद हो PSL में भी डिस्कस किया था कि इस बाउंड्री को भी थोड़ा स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस लाना चाहिए गेम में। ठीक है रन हो छक्के हो अच्छा लगता है, बट बॉलर बेचारे का क्या कसूर है यार? नहीं, इस तरह के काम करने से औरंगजेब साहब तो मेरे ख्याल है तो हमारी जो ODI क्रिकेट है वो कहीं ना कहीं हमें खत्म होती हुई नजर आ रही है। टेस्ट टू T20 फॉर्मेट में टेस्ट फिर भी बंदा एंजॉय कर लेता है, T20 तो अब एंजॉयमेंट वाली गेम बन गई है। ODI इसी वजह से खत्म होती हुई नजर आ रही है हमें कि हम बैटर्स के बहुत ज्यादा हक में जा रहे हैं। हाँ देखिए ये जो फ्री हिट वाला मसला है, ये तो हम आपको पता है इंडिया के अगेंस्ट नवाल की बॉल पे हम 3 रन खा के ये मैच हार भी चुके हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल में अब इसको हो ही जाना चाहिए, इसमें पीछे कुछ तो रह नहीं गया। हाँ ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। औरंगजेब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप दुबई से हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अस। शहरियार भाई जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे और जितने भी इमाम हमारे साथ मौजूद थी, इस प्रोग्राम को एंजॉय किया, आप तमाम तर लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल के दिन एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।